तारीख थी 23 जून 1980। दिल्ली की सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि अचानक आसमान में एक तेज आवाज गूंजी। सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ा एक छोटा सा एरोबैटिक विमान हवा में खतरनाक करतब दिखा रहा था। कुछ सेकंड तक सब कुछ रोमांचक था, लेकिन फिर एक गलत मूव, कम ऊंचाई और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर। धूल का गुब्बार उठा और उस मलबे के बीच खत्म हो गई एक ऐसी जिंदगी जो भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकती थी। उस विमान में बैठे थे संजय गांधी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आज भी देश की राजनीति का सबसे विवादित अध्याय याद आ जाता है। कुछ लोगों के लिए वो एक दूरदर्शी नेता थे, तो कुछ के लिए डर और सत्ता का प्रतीक, लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हुई थी। तो चलिए संजय गांधी की कहानी रहस्य टॉक शो पर शुरू से शुरू करते हैं। संजय गांधी का जन्म देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवारों में से एक गांधी परिवार में 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। बड़े भाई राजीव गांधी शांत, पढ़ाकू और व्यवस्थित थे, जबकि संजय का स्वभाव बिल्कुल अलग। वे बेहद ऊर्जावान, जिद्दी और जोखिम लेने वालों में से एक थे। उन्हें किताबों से ज्यादा मशीनों, इंजनों और स्पीड से प्यार था। स्कूल की पढ़ाई के बाद उनका झुकाव साफ दिखने लगा। जहां राजीव विदेश में उच्च शिक्षा की ओर बढ़े, तो वहीं संजय ने पारंपरिक पढ़ाई से दूरी बना ली। उनका सपना था कुछ बड़ा करना, लेकिन अपने तरीके से। इसी जुनून ने उन्हें इंग्लैंड पहुंचाया, जहां उन्होंने रोल्स रॉयस के साथ ट्रेनिंग ली। यह कदम उनके व्यक्तित्व को और स्पष्ट करता था। उन्हें सिस्टम फॉलो करना नहीं, बल्कि सिस्टम बदलना पसंद था। भारत लौटने के बाद उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिसे पाना उस समय लगभग असंभव माना जाता था, जो था हर आम भारतीय के घर में एक कार। उस दौर में कार एक लग्जरी आइटम्स थी, जरूरत नहीं, लेकिन संजय ने पीपल्स कार का विचार रखा और 1970 में मारुति प्रोजेक्ट की नींव पड़ी। यही वह मोड़ था जहां से उनके सपनों के साथ साथ विवाद भी शुरू हो गए। लोगों ने सवाल उठाए कि अनुभव के बिना इतना बड़ा लाइसेंस उन्हें कैसे मिला? क्या यह सिर्फ एक औद्योगिक प्रोजेक्ट था या सत्ता की ताकत का प्रभाव? समर्थकों ने इसे युवा विजन बताया और आलोचकों ने इसे पक्षपात कहा, लेकिन एक बात तय थी कि संजय गांधी अब सिर्फ एक नेता के बेटे नहीं, बल्कि सत्ता के केंद्र में उभरती हुई ताकत बन चुके थे। फिर आया वो दौर जिसने उनकी छवि को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया, और वो था आपातकाल का समय। देश में अनुशासन के नाम पर कड़े फैसले लिए गए और संजय गांधी का प्रभाव तेजी से बढ़ता गया। प्रशासनिक फैसलों, अभियानों और नीतियों में उनका दखल साफ दिखने लगा। उनके फैसलों ने विकास की तेज रफ्तार का दावा किया, लेकिन उसी के साथ भय और विरोध की कहानियां भी सामने आईं। यही विरोधाभास उन्हें एक रहस्य बना देता है। क्या वो एक कठोर सुधारक थे या सत्ता के दबाव में लिए गए फैसलों का चेहरा? इतिहास आज भी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। दिलचस्प बात यह है कि अगर 1980 की वह सुबह अलग होती, तो शायद भारत की राजनीति की कहानी भी अलग होती। राजीव गांधी राजनीति में शायद इतनी जल्दी न आते, सत्ता का संतुलन बदल सकता था और कई राजनीतिक समीकरण नए रूप ले सकते थे। संजय गांधी की जिंदगी तेज रफ्तार की तरह थी, छोटी, विवादों से घिरी, लेकिन प्रभावशाली। उन्होंने सपने बड़े देखे, फैसले तेज लिए और एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जिसे न पूरी तरह सराहा जा सकता है और न पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि उनका नाम आज भी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी बनकर सामने आता है। एक ऐसा दौर जहां सत्ता, महत्वाकांक्षा और फैसलों ने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। आधी रात का सन्नाटा, दिल्ली की गलियों में अचानक पुलिस की जीपें दौड़ने लगी। दरवाजों पर दस्तक नहीं, सीधे धक्के दिए गए। कुछ ही घंटों में नेता, पत्रकार, छात्र, सैकड़ों लोग उठाकर ले जाए गए। रेडियो पर आवाज गूंजी, देश में आपातकाल लागू किया गया है। लेकिन इस रात की पटकथा कहीं और लिखी जा चुकी थी। कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव दुदेड़ा से। वहां की शांत खेतीहर जमीन पर एक ऐसा सपना उतारने की तैयारी थी जो पीपल्स कार कहलाने वाला था। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल ने पूरा प्रशासनिक पहिया इस सपने के पीछे घुमा दिया। किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई, कुछ किसानों ने अपनी जमीन दबाव में दी, तो कुछ ने औने पौने दाम पर। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि फैक्ट्री की चुनी गई जगह भारतीय सेना के एम्यूनिशन डिपो के बिल्कुल पास थी। नियम साफ थे, निर्धारित दायरे में निर्माण नहीं हो सकता, पर यहाँ नियम झुक गए और डिपो ही हटा दिया गया। सवाल उठे, लेकिन जवाब सत्ता की दीवारों में खो गए। फिर आया पैसों का दौर। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज मिला, कम ब्याज और आसान शर्तों पर। मगर 2 साल भी नहीं बीते थे कि प्रोजेक्ट लड़खड़ाने लगा। वित्त मंत्री सी सुब्रमण्यम ने हिसाब मांगा, तो जवाब मिला कि मैं पुराने तरीके से बिजनेस नहीं करता। यह वाक्य आग में घी साबित हुआ। फंडिंग पर ब्रेक लग गया, मगर यहाँ एक और ताकत खड़ी थी और उस ताकत का नाम था इंदिरा गांधी। एक मां जो बेटे के विजन पर भरोसा कर रही थी, भले ही पूरा विपक्ष इसे सत्ता का दुरुपयोग कह रहा हो। इसी उथल पुथल के
के बीच दिसंबर 1973 की एक पार्टी में संजय की मुलाकात मेनका गांधी से हुई। वो सिर्फ 17 साल की थी। मुलाकातें बढ़ी और 23 सितंबर 1974 को शादी हो गई। लेकिन निजी खुशियों के बीच भी मारुति का सपना डांवाडोल रहा। फिर आया 25 जून 1975, आपातकाल का दिन। कानूनों MIA से COF और POS का साया लंबा होता गया। आरोप लगे कि उद्योगपतियों और व्यापारियों पर दबाव डाला गया कि मारुति में निवेश करो वरना परिणाम भुगतो। डर और खामोशी के उस दौर में करोड़ों रुपए जुटे, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। 6 साल में सिर्फ 21 कारें बनी और वो भी तय कीमत से कई गुना महंगी। साल 1977 में सत्ता बदली, जांच बैठी। रिपोर्ट ने कहा अप्रूवल मेरिट से ज्यादा प्रभाव का परिणाम था। लगा कहानी खत्म हो गई, पर इतिहास ने पलटी मारी। 1981 में सरकार ने नया अध्याय खोला, मारुति उद्योग लिमिटेड। विदेशी साझेदार की तलाश शुरू हुई और वॉक्सवैगन से बातचीत हुई। फिर जापान की सुजुकी से हाथ मिला और 1983 में भारतीय सड़कों पर उतरी मारुति 800 और वही ब्रांड जो कभी विवादों में घिरा था मध्यम वर्ग का सपना बन गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या यह एक दूरदर्शी सोच थी जो समय से आगे थी, या सत्ता और जुनून का ऐसा संगम जिसने सिस्टम को झुका दिया? ये कहानी सिर्फ एक कार की नहीं है, ये कहानी है महत्वाकांक्षा, सत्ता, विरोध और विश्वास की। एक बेटे का सपना, एक माँ का संरक्षण और एक देश जो उस दौर में डर और बदलाव के बीच खड़ा था। और शायद यही कारण है जब भी उस दौर का जिक्र होता है तो सिर्फ आपातकाल या मारुति नहीं बल्कि एक नाम गूंजता है, संजय गांधी। एक सरकारी नोटिस जिस पर कोई मुहर नहीं, कोई लंबा आदेश नहीं, बस एक अनकहा डर लिखा था, सर्टिफिकेट लाओ वरना नौकरी भूल जाओ। आपातकाल का वही दौर जब देश ऊपर से अनुशासन और सुधार की बात कर रहा था, लेकिन जमीन पर हवा में एक अजीब सा खौफ तैर रहा था। इसी माहौल में संजय गांधी ने पेश किया अपना 5 सूत्रीय कार्यक्रम जो कागज पर बेहद आकर्षक था। परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, दहेज प्रथा का अंत, जातिवाद खत्म करना और ईच वन टीच वन का नारा। सुनने में यह एक सामाजिक क्रांति जैसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे यह कार्यक्रम जमीन पर उतरा इसकी तस्वीर बदलने लगी। अब यह अपील नहीं, आदेश बन चुका था। अफसरों पर दबाव बढ़ा, मंत्री, नौकरशाह, यहाँ तक कि न्यायपालिका से जुड़े नाम भी अचानक ट्रांसफर और रिटायरमेंट की खबरों में आने लगे। कुर्सियां स्थायी नहीं रही, वफादारी ही असली योग्यता बनती जा रही थी। सिस्टम एक अदृश्य टारगेट पर चलने लगा और उस टारगेट का नाम था नंबर। फिर आया वह फैसला जिसने पूरे देश को हिला दिया, जबरन नसबंदी अभियान। सरकारी भाषा में यह जनसंख्या नियंत्रण था, लेकिन जनता के बीच यह डर का दूसरा नाम बन गया था। टारगेट तय हुए, राज्यों को आंकड़े दिए गए, संदेश साफ था कि नतीजे चाहिए, चाहे जैसे मिले। लालच भी था और दबाव भी, कहीं अतिरिक्त वेतन का वादा तो कहीं लोन की शर्त तो कहीं नौकरी पर खतरा। कुछ जगहों पर कर्मचारियों से कहा गया कि 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो नौकरी पर असर पड़ेगा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि नसबंदी का प्रमाण पत्र एक दस्तावेज से ज्यादा एक पासपोर्ट बन गया। नौकरी चाहिए, पहले नसबंदी। तनख्वाह चाहिए, पहले नसबंदी। लोन चाहिए, पहले नसबंदी। डर का असर यह हुआ कि लोग घर से निकलने तक से घबराने लगे। कई जगहों पर शिकायतें आईं कि लोगों को रास्तों, खेतों और बाजारों से पकड़कर कैंपों में ले जाया गया। विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए और कई जगह हालात हिंसक भी हो गए। पुलिस और जनता आमने सामने आ गए। इस तेज अभियान के साथ एक और सच्चाई सामने आई और वह थी अव्यवस्था। हजारों ऑपरेशन जल्दबाजी में हुए, मेडिकल सुविधाएं सीमित थीं, संक्रमण के मामले बढ़े और मौतों की खबरें भी आईं। मगर सत्ता की भाषा में यह एक बड़ा मिशन था जिसमें छोटे हादसों को नजरअंदाज किया जा रहा था। संजय गांधी के लिए यह सिर्फ एक नीति नहीं, एक लक्ष्य था। उनका मानना था कि देश की जन्म दर तेजी से कम करनी होगी और इसके लिए सख्ती जरूरी है। जिन जिलों ने ज्यादा आंकड़े दिए वहां के अधिकारियों को सम्मान और पुरस्कार तक दिए गए। आंकड़ों ने सचमुच छलांग लगाई। जहां वर्षों में सीमित नसबंदी हुई थी वहीं अचानक लाखों के आंकड़े सामने आने लगे। संख्या के लिहाज से अभियान सफल दिखा, लेकिन राजनीति में यह सफलता एक भारी बोझ बन गई। लोगों के मन में सुधार की छवि नहीं बल्कि मजबूरी की याद बस गई। जनता ने इसे नीति नहीं बल्कि दबाव के प्रतीक के रूप में देखना शुरू कर दिया और यहीं से संजय गांधी की छवि निर्णायक रूप से बदल गई। कुछ के लिए वह तेज फैसले लेने वाला सुधारक थे तो कईयों के लिए वह उस दौर के सबसे कठोर चेहरा बन गए। दिल्ली की एक सुबह बुलडोजर का इंजन गरजा और कुछ ही मिनटों में ईंट पत्थर, टीन की छतें और सपने सब धूल में मिल गए। किसी ने पूछा भी नहीं कि यहाँ रहने वालों का कसूर क्या था। जवाब बस एक था कि शहर को सुंदर बनाना है। यही वह दौर था
जब संजय गांधी का नाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि सत्ता के अनकहे आदेश का पर्याय बन चुका था। नसबंदी अभियान से उठी नाराजगी अभी थमी भी नहीं थी कि 1977 का चुनाव आया और आजादी के करीब 30 साल बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। एक नई ताकत उभरी जिसका नाम था जनता पार्टी। भारतीय राजनीति की दिशा बदल चुकी थी, लेकिन विवादों का सिलसिला यही नहीं रुका। 1976 में दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में सिटी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर झुग्गियां हटाने का आदेश दिया गया। रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, रोज कमाने खाने वाले लोगों ने अचानक खुद को बेघर पाया। विरोध बढ़ा, तनाव जामा मस्जिद तक फैल गया और फिर एक दिन पुलिस की गोलियां चली, घंटों फायरिंग हुई, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। बाद में शाह कमीशन की जांच में इस कार्रवाई की जिम्मेदारी प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों तक पहुंची। नाम सामने आए लेकिन सख्त कार्रवाई कभी नहीं हुई। दिल्ली की यह कहानी सिर्फ एक बस्ती की नहीं थी। इसके बाद भी कई इलाकों में तोड़फोड़ हुई, लोग शहर छोड़कर बाहर बसने लगे। पर उस समय मीडिया पर सेंसरशिप का साया था, खबरें दबा दी जाती, टीवी और अखबारों में दूसरी तस्वीर दिखाई जाती। 5 सूत्रीय कार्यक्रम, युवा जोश, अनुशासन और विकास की बातें। धीरे धीरे यह धारणा बन गई कि बिना किसी आधिकारिक पद के भी संजय गांधी सिस्टम के केंद्र में हैं। उन्हें डिफेक्टो लीडर कहा जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने उन्हें इंदिरा गांधी के बाद देश का सबसे प्रभावशाली चेहरा बताया और यह सब तब हुआ जब उनकी उम्र मुश्किल से 30 साल थी। संजय गांधी के हर फैसले के साथ कुछ प्रभावशाली नाम खड़े थे, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल, निजी सचिव R.K. धवन और सूचना प्रसारण मंत्री V.C. शुक्ला, जिन पर उस दौर में मीडिया को नियंत्रित करने के आरोप लगे। फिर आया 1977 का जनादेश। जनता पार्टी ने भारी जीत दर्ज की, कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट गई। खुद इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। दशकों पुरानी पकड़ पहली बार बुरी तरह हिल गई, लेकिन संजय गांधी पीछे हटने वालों में नहीं थे। हार के बाद उन्होंने युवाओं की ओर रुख किया, इंडियन यूथ कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा किया। धीरे धीरे युवा नेताओं पर उनकी पकड़ मजबूत होने लगी। इतिहास के इस मोड़ पर सवाल वही था, क्या यह एक महत्वाकांक्षी युवा नेता की तेज रफ्तार राजनीति थी या फिर सत्ता और प्रभाव का ऐसा प्रयोग जिसने लोकतंत्र की सीमाओं को चुनौती दी? सच जो भी हो, इतना तय था कि संजय गांधी ने बिना चुनाव लड़े भी देश की राजनीति को हिला दिया था। और उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस दौर की है जब आदेश सवालों से ऊपर थे और सत्ता का चेहरा बेहद युवा, बेहद आक्रामक और बेहद प्रभावशाली था। साल 1980 तक आते आते संजय गांधी की पकड़ कांग्रेस में इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अब वह सिर्फ प्रधानमंत्री के बेटे नहीं बल्कि खुद एक निर्णायक शक्ति बन चुके थे। आम चुनाव में वह अमेठी से सांसद बने और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने करीब 130 युवा नेताओं को टिकट दिलाया, जिनमें से बड़ी संख्या जीतकर संसद तक पहुंची। यह साफ संकेत था कि पार्टी के अंदर एक नई पीढ़ी उभर रही है और उसके केंद्र में एक ही नाम था, संजय गांधी। जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटी तो संजय को कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली। अब वह पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सीधे सत्ता के असली गलियारे में दाखिल हो चुके थे। फैसले, रणनीतियां, टिकट वितरण, सब में उनकी भूमिका निर्णायक होने लगी। लोकसभा चुनाव के बाद एक और बड़ा राजनीतिक कदम उठा। कई गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें भंग कर दी गईं और दोबारा चुनाव कराए गए। राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी कि इस रणनीति के पीछे भी संजय गांधी की सोच काम कर रही थी। री इलेक्शन में उम्मीदवार चयन से लेकर चुनावी रणनीति तक हर जगह उनका प्रभाव साफ दिखा। नतीजा, 8 राज्यों में फिर से कांग्रेस की सरकारें बनी और उन राज्यों में मुख्यमंत्री वही बने जिन पर उनका भरोसा था। ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक पुनर्स्थापना थी। वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी ने बाद में माना कि कांग्रेस की उस दौर की वापसी में संजय गांधी की भूमिका बेहद अहम थी। मिड 1980 तक स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि उन्हें बिना औपचारिक घोषणा के ही इंदिरा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाने लगा। उधर उनके बड़े भाई राजीव गांधी राजनीति से दूर थे। वह एयर इंडिया में पायलट थे और सार्वजनिक जीवन से लगभग अलग। उस समय राजनीतिक गलियारों में एक ही नाम अगला नेता माना जा रहा था, संजय गांधी। लेकिन सत्ता और राजनीति के इस उभार के बीच उनकी एक और पहचान थी और वह थी रफ्तार और जोखिम से प्यार। उन्हें कारों की स्पीड जितनी पसंद थी उतना ही जुनून उन्हें उड़ान का भी था। दिल्ली फ्लाइंग क्लब उनका रोज का ठिकाना बन चुका था। सितंबर 1980 में क्लब में एक नया 2 सीटर एरोबैटिक विमान आया जो था पिट्स S2A, हल्का, तेज और खतरनाक स्टंट्स के लिए मशहूर। ये विमान उनके जुनून का नया साथी बन गया। वह सुबह सुबह उड़ान भरते, आसमान में करतब दिखाते और उसी रोमांच में जीते थे। एक दिन वे
मेनका गांधी को भी साथ उड़ान पर ले गए। जैसे ही विमान ने हवा में असामान्य मूव्स किए, मेनका घबरा गईं। लौटकर उन्होंने इंदिरा गांधी से चिंता जताई। अगर ये ऐसे ही स्टंट करते रहे तो एक दिन कुछ बुरा हो सकता है। संजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उन्हें उड़ान से प्यार है और वह डर कर जीना नहीं जानते। फिर आई मनहूस 23 जून 1980 की सुबह। वही विमान, वही आसमान, वही रोमांच। लेकिन इस बार एक ट्रिक गलत हो गई। लो एल्टीट्यूड पर कंट्रोल बिगड़ा और कुछ ही सेकंड में विमान जमीन से जा टकराया। एक जोरदार धमाका और सब खत्म। उस हादसे में संजय गांधी और पायलट कैप्टन सुभाष सक्सेना की जान चली गई। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। अचानक कांग्रेस नेतृत्व का संतुलन टूट गया। मजबूरी में राजीव गांधी को राजनीति में लाया गया। आगे चलकर इंदिरा गांधी की हत्या, फिर राजीव गांधी की हत्या। इन घटनाओं ने कांग्रेस की विरासत पर स्थायी असर छोड़ा। संजय गांधी का विजन स्पष्ट था, जनसंख्या नियंत्रण, योजनाबद्ध शहर और मजबूत औद्योगिक विकास। लेकिन उनके तरीके बेहद कठोर और जल्दबाजी से भरे थे। उन्हें लगता था कि तेज फैसलों और सख्ती से देश को जल्दी बदला जा सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक साथ दिखती है। उनकी जिद, उनका सत्तावादी अंदाज उनके विजन पर भारी पड़ गया। आज भी इतिहास उन्हें एक विवादित लेकिन बेहद प्रभावशाली किरदार के रूप में याद करता है। एक ऐसा युवा नेता जिसने बिना प्रधानमंत्री बने ही राजनीति को झकझोर दिया। कभी कभी यह सवाल आज भी उठता है, अगर वह दुर्घटना न हुई होती तो क्या भारत की राजनीति की कहानी अलग होती? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन एक बात तय है, संजय गांधी चले गए, पर उनके फैसलों की गूंज आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास में सुनाई देती है। और यही गूंज उनकी कहानी को अधूरी होते हुए भी अमर बना देती है। अब आप हमें बताइए कि आप संजय गांधी को किस नजर से देखते हैं, एक दूरदर्शी नेता या फिर एक तानाशाह नेता के रूप में? अपना जवाब हमें कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।